हेलो एवरीवन, आप सभी का ईग्राम चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए जीएस का सब्जेक्ट जो है, जीएस का एक सीरीज लेकर आ रहे थे जिसमें जीएस के हर सब्जेक्ट्स का आपको हम कुछ क्वेश्चन 200, 300, 400 क्वेश्चन जो है वो हम करवाएंगे। इससे पहले हम आपके लिए पॉलिटी का जो था, अभी हम लोग पॉलिटी का कर रहे थे, ठीक है। पॉलिटी का अभी और कंटिन्यू रहेगा, पॉलिटी का होते रहेगा, लेकिन उससे पहले हम सोचें कि आप लोग के लिए आर्ट एंड कल्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग आर्ट एंड कल्चर को कवर नहीं करता है, ठीक है ना। और जैसा कि हम देखते हैं कंपटीटिव एग्जाम्स में, खास करके अगर बिहार का बीपीएससी का बात करें तो बीपीएससी में आप देखोगे तो खास करके जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यंस, गुप्ता, पाल, इन सब से के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन जरूर आता है। आप ये देख लो, बीपीएससी का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना है सारा कुछ उठाकर देख लो तो उसमें आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम सोचें कि पहले आप लोग का आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी हम लेकर आते हैं। एक साथ दो पैरेलल सब्जेक्ट चलेगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। कहीं एक सब्जेक्ट अगर आता है सिर्फ पॉलिटी रहेगा तो हो सकता है आपका पॉलिटी से क्या हो, आप बोर हो जाओ, कुछ ऐसा हो जाए। वैसे तो हम आपको बोर होने नहीं देंगे पॉलिटी से, खास करके पॉलिटी से, लेकिन फिर भी चलिए। तो हम लोग आज से कुछ दिनों तक, 5-6 दिनों तक लगातार आर्ट एंड कल्चर्स का क्वेश्चन देखेंगे। डेली 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन देखेंगे और उस बेसिस पे इसको कंप्लीट करके लगभग आपको 200-250 क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। 200-250, उससे ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए फिर, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको आराम से, इसको डिटेल में, जैसा कि आप लोग जानते हो हम सारे क्वेश्चंस का डिटेल करवाते हैं। किसी ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ हम क्वेश्चन का आंसर बताकर छोड़ देंगे, ये मेरे से कभी नहीं होता। हम आपको जब भी कोई क्वेश्चन करवाते हैं तो उसका हम हमेशा क्या करवाते हैं, उसको हम डिटेल में करवाते हैं। तो उसी तरह इसका भी हम क्या करेंगे, हम लोग डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे और सारा कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द, पहला क्वेश्चन के हम लोग का पहला टॉपिक किससे है, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री से, ठीक है ना। कला, आपका मूर्ति कला, ये सब जो टॉपिक है, बर्तन, इन सबों से पहला है, ठीक है। तो पहला, नगरा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये पहला स्टेटमेंट क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में नगरा टाइप ऑफ टेम्पल, मंदिर कला जो था, मंदिर का जो कलाकृति था जो उत्तर भारत में डेवलप हुआ था, उसको क्या बोला गया, नगरा टाइप, ठीक है। These temples are usually built on raised platforms and have boundary walls. ये टेम्पल कहाँ पे बिल्ट हो गए, ये टेम्पल जो है वो रेज्ड प्लेटफॉर्म से बनाया गया और इसका बाउंड्री वॉल्स होता था, ठीक है। वाटर टैंक्स आर प्रेजेंट इन द प्रीमिसेज ऑफ दिस टेम्पल। इन टेम्पल्स के प्रीमिसेज में, इन टेम्पल्स के जो प्रीमिसेज है, जो कैंपस है, उस कैंपस में वाटर टैंक्स भी होता है, ठीक है ना। वाटर टैंक यानी कि तालाब, पानी का तालाब भी होता है। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए, अगर हम टेम्पल का बात करें तो मेनली कितने तरह का, 3 तरह का टेम्पल इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर्स आया, ठीक है। 3 तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर आया। पहला आपका कौन सा आया, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगरा स्टाइल। दूसरा कौन सा आया, द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। और तीसरा कौन सा आया, बेसरा स्टाइल। नगरा, द्रविडियन और वेसरा। अगर हम नगरा का बात करते हैं तो ये मेनली आपका कहाँ पे आया, नॉर्थ इंडिया में। इसका कुछ सब स्कूल्स भी है, जैसे कि आपका ओडिशा टाइप ऑफ स्कूल, ओडिशा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, आपका चंडेला खजुराहो टाइप ऑफ, तो इसका कुछ सब स्कूल्स भी है। द्रविडियन का हम बात करते हैं तो ये मेनली आपका साउथ में। वेसरा का बात करते हैं तो ये मिक्सचर है, द्रविडियन और नगरा का, दोनों का कुछ कुछ फीचर्स वेसरा स्टाइल में है। और ये मेनली आपका कहाँ पे है, ये मेनली आपका कर्नाटका में, ठीक है ना। कर्नाटका में पट्टाडिकाल, हैलेवीड, ये सब जो जगह है वहां पे आपको मेनली वेसरा स्टाइल पाया जाता है, ठीक है। तो अब नगरा स्टाइल जो है तो नॉर्दर्न पार्ट में हुआ, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो नगरा स्टाइल जो था वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, ऊंचाई पे तो बनाया गया था, लेकिन इसके बाउंड्री वॉल्स नहीं होते थे बिल्ट, ठीक है ना। ये लोग
बाउंड्री वॉल्स इसके नहीं होते थे। बाउंड्री वॉल्स कहाँ पे होता था? बाउंड्री वॉल जो है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल में बाउंड्री वॉल्स होता था। और हमेशा ध्यान रखिएगा, द्रविडियन स्टाइल का एक यूनिक फीचर है, क्या है? वाटर टैंक्स। द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स का एक सबसे यूनिक फीचर जो है, सबसे जो अलग फीचर जो है वो क्या है? वो द्रविडियन टेम्पल का वाटर टैंक, वहां पे वाटर टैंक होता है, ठीक है ना। और दूसरा, हम लोग नॉर्थ में जो नगरा स्टाइल जो होता है, नगरा स्टाइल के टेम्पल में लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि गर्भगृह है, गर्भगृह क्या बोलते हैं? सैंक्टम सैंक्टोरियम, गर्भगृह जहां पे मेन देवता, जो मुख्य देवता जो है वो रहते हैं। तो द्रविडियन स्टाइल में सैंक्टम सैंक्टोरियम के ऊपर ही मेन टावर होता है, और एक ही टावर होता है, मेन टावर। लेकिन हम अगर नगरा स्टाइल में देखें, नॉर्थ में देखते हैं, तो एक एक ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, कई तरह के टावर जो होते हैं वो होते हैं। और देखो, द्रविडियन स्टाइल में गर्भगृह से हॉल के बीच में एक पैसेज होता है, आपको पैसेज से जाना होगा, लेकिन नगरा स्टाइल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अभी आपका करंट में जो अयोध्या का राम मंदिर जो है, अयोध्या राम मंदिर जो है वो नगरा स्टाइल में बन रहा है। कौन सा स्टाइल में बन रहा है? ये नगरा स्टाइल में बन रहा है, ठीक है। तो इसका सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्कल्पचर्स ऑफ मथुरा स्कूल वे डेवलप्ड इंडिजिनसली एंड हैड नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। द स्कल्पचर ऑफ अमरावती schools have influences of all three religions of the time. गंधरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कुशाना रूलर्स। देखिए, कला विद्यालय, तीन स्कूल आए, कला विद्यालय का 3 स्कूल्स आया, ठीक है ना। कौन कौन सा 3 स्कूल्स आया? अगर हम 3 कला विद्यालय का स्कूल्स का बात करते हैं, तो एक आपका आया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। दूसरा आपका आया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। और तीसरा आपका आया अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। 3 स्कूल ऑफ आर्ट थे, अमरावती, मथुरा और गंधारा। अगर हम गंधारा का बात करते हैं, तो गंधारा में का इंडिजिनस नहीं था, इसको गंधारा को इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दोनों किसके द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था? दोनों का दोनों कुषाण रूलर्स के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था, कुषाण रूलर्स का, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। स्कल्पचर्स ऑफ मथुरा वेयर डेवलप इंडिजिनसली एंड हैड नो एक्सटर्नल, बिल्कुल। आज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो पूरी तरह से इंडिजिनस था, यानी कि पूरी तरह से इंडियन था, उसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है ना, उसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था। अगर हम गंधारा स्कूल का बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ बुद्धिस्ट से रिलेटेड सब कुछ मिला है। यहाँ पे किसके थे? बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था, ओनली बुद्धिस्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का बात करते हैं, तो इसमें ऑल 3 रिलीजन्स एट दैट टाइम, उस टाइम के जो तीनों रिलीजन्स है, कौन कौन? हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, तीनों रिलीजन के बारे में हमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से मिला है। अगर अमरावती का बात करते हैं, तो अमरावती से फिर सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में मिला है, ओनली फॉर बुद्धिज्म। और अमरावती स्कूल जो है ये सतवाहना के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। किसके द्वारा? सतवाहना के द्वारा। सतवाहना अंपायर जो हैं उनके द्वारा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया गया था। अमरावती में मेनली क्या है? जातकाज स्टोरी। जातका स्टोरी क्या है? जातका स्टोरी गौतम बुद्धा के डिफरेंट लाइफ जो है, डिफरेंट जो बर्थ जो है, उसके बारे में डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जातका स्टोरी बोलते हैं, ठीक है ना। ये गौतम बुद्धा के डिफरेंट लाइफ को यहाँ पे डिपिक्ट करता है, तो इसको जातका स्टोरी के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट देखते हैं, स्कल्पचर ऑफ मथुरा स्कूल वे डेवलप्ड इंडिजिनसली एंड हैड नो एक्सटर्नल, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। द स्कल्पचर्स ऑफ अमरावती स्कूल हैव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल 3 रिलीजन्स ऑफ दैट टाइम, नहीं।
अमरावती नहीं, यहाँ पे मथुरा के पास तीनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गंधारा स्कूल ऑफ कल्चर वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कुषाण रूलर्स, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसको मैच करवाना है, कहां पे कौन सा है लोकेशन, कहां पे क्या लोकेशन है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो कन्हेरी, कन्हेरी का अगर हम बात करते हैं कन्हेरी केव्स का, तो कन्हेरी केव्स कहाँ है, कन्हेरी केव्स का बात करते हैं तो ये मुंबई में है, ये मुंबई के आसपास में लोकेटेड है। ठीक है ना, ये कहाँ पे है, मुंबई। तो मुंबई का अगर हम बात करें तो वहां पे कौन सा है, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये यहाँ पे कौन सा है, संजय गांधी नेशनल पार्क। और ये किसके द्वारा फ्लोरिश किया गया था कन्हेरी केव्स को, तो इसका आप ध्यान रखना, ये सतवाहना और बकाटक रूलर्स के द्वारा, इसके द्वारा सतवाहना एंड बकाटक रूलर्स के द्वारा इसको पैट्रोनाइज किया गया था। ठीक है ना, अगला देखते हैं, अगर हम मुरुगन टेम्पल का बात करें तो मुरुगन टेम्पल कहाँ है, ये आपका डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। तो और ये कहाँ पे है, पलानी हिल्स, फुट हिल ऑफ पलानी हिल्स के नीचे में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर है बी, पलानी हिल्स। मुरुगन टेम्पल कहाँ पे है, मुरुगन टेम्पल किसको बोला जाता है, मुरुगन किनको बोला जाता है, मुरुगन आपको कार्तिकेय को मुरुगन भी बोला जाता है। ठीक है, कार्तिकेय को क्या बोला जाता है, कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सबरीमाला टेम्पल। अगर हम सबरीमाला टेम्पल का बात करते हैं तो सबरीमाला कहाँ में है, सबरीमाला आपका केरला में है, केरला के पठान मिठा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, और ये कहाँ पे है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व में है। कौन कहाँ पे है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व में सबरीमाला है। ठीक है ना, ये आपका सी हो गया। कौन सा रिवर के किनारे है, ये पंबा रिवर के किनारे है। ठीक है ना, लॉर्ड अयप्पा क्या है, लॉर्ड अयप्पा एक सेलिब्रेट है, यानी कि क्या है वो एक ब्रह्मचारी है। देखिए लॉर्ड अयप्पा जो सबरीमाला का एक कहानी है कि एक राक्षसनी थी, एक डेमन राक्षसनी थी जो एक वरदान ली थी, ब्रह्मा जी से एक वरदान ली थी। वो वरदान में मांगे थे कि हमें एक वरदान दीजिए कि मेरा हत्या जो है वो भगवान विष्णु और भगवान शंकर से जन्म लिया हुआ पुत्र ही मेरा हत्या करेगा। ठीक है ना, क्या वरदान ली थी कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर से जन्म लिया बच्चा ही मेरा हत्या कर सकता। अब दोनों क्या है, दोनों पुरुष हैं, दोनों मेल हैं, तो बच्चा कैसे पैदा होगा। तो इसी में क्या हुआ कि भगवान विष्णु किसका रूप लिए थे, मोहिनी का रूप लिए थे। मोहिनी का रूप वो जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी वो मोहिनी का रूप लिए थे, और इस समय भी वो मोहिनी का रूप लिए। और भगवान शंकर और भगवान विष्णु के जो बच्चा पैदा हुआ, जब वो मोहिनी का रूप लिए, वो फीमेल बने, तो उस बच्चा का नाम क्या रखा गया, उस बच्चा का नाम था हरिहरा। हरि और हरा, हरि भगवान विष्णु और हरा भगवान शंकर, हरिहरा का नाम उसका रखा। और वही उस राक्षसनी की हत्या करने के बाद वो ब्रह्मचर्य और कहाँ पे वो अपना निवास स्थान कहाँ पे बनाए, सबरीमाला पर्वत पे सबरीमाला। और इसी कारण सबरीमाला में क्या है, सबरीमाला में 13 साल से लगभग 13 साल से 55 साल, कितने साल, 13 साल से 55 साल तक के बच्चों को क्या है, बच्चों को यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है ना, 13 साल से 55 साल तक के बच्चों को, सॉरी बच्चे नहीं, बच्चियों को, महिलाओं को 13 साल से 55 साल तक की महिलाओं को सबरीमाला टेम्पल में एंट्री अलाउड नहीं है। क्योंकि इसमें बोला था जब तक अगर आपका मेन्स्ट्रुएशन साइकिल जो है वो जब तक चलता रहता है आप वहां पे अलाउड नहीं है। लेकिन 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 55 साल से ज्यादा उम्र के जो महिलाएं हैं उनको सबरीमाला में एंट्री दिया जाता है। ठीक है, तो सबरीमाला कहाँ पे आ गया, पेरियार टाइगर रिजर्व। अब अगला देखते हैं, बादामी केव टेम्पल। अगर हम बादामी केव टेम्पल का बात करें तो ये कहाँ पे है, ये आपका मालप्रभा रिवर वैली के पास है। बादामी केव टेम्पल कहाँ पे है, मालप्रभा रिवर वैली के पास में, बादामी के पास। इसको कौन डेवलप किए थे, चालुक्याज ऑफ बादामी, 6th सेंचुरी एडी के अराउंड में चालुक्याज ऑफ बादामी के द्वारा। ये क्या है, ये
रॉक कट केव टेम्पल है जिसमें 3 ब्राह्मणिकल टेम्पल्स हैं और एक जैन टेम्पल है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है आपका रंगनाथ स्वामी टेम्पल। और ये कहाँ पे है? इसले ऑफ रिवर कावेरी। कावेरी के तट पे इस जो कावेरी का जो इसले है वहां पे ये लोकेटेड है और ये लगभग लार्जेस्ट टेम्पल कंपाउंड इन इंडिया है। ठीक है ना। तो और यहाँ पे कौन सा भगवान का पूजा होता है? रंगनाथ। रंगनाथ किनको बोलते हैं? भगवान विष्णु को रंगनाथ बोला जाता है। तो इसका अगर हम इसको मैच करवाते हैं फिर से अगर देखा जाए तो रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पे आ जाएंगे? इसले ऑफ कावेरी, रिवर कावेरी। ठीक है, सबरीमाला कहाँ पे? पेरियार टाइगर रिजर्व। कन्हेरी केव्स, कन्हेरी केव्स कहाँ? मुंबई में। कहाँ पे? संजय गांधी नेशनल पार्क में आ गया। ठीक है, मुरुगन टेम्पल, अगर मुरुगन टेम्पल का हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे है? मुरुगन टेम्पल आपका पलानी हिल्स के पास आ जाएगा। और बदामी केव टेम्पल कहाँ पे है? अगर हम बदामी केव टेम्पल का बात करते हैं तो ये आपका मालप्रभा रिवर वैली के पास में है। ठीक है, मालप्रभा रिवर वैली के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है, कौन सा इनकरेक्टली मैच है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है और कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो देखिए भजा केव, कन्हेरी केव और चिटन वसाल केव। ठीक है, तो अगर कन्हेरी केव्स का अगर हम बात करते हैं तो इसमें कन्हेरी केव्स का क्या है? अगर हम कन्हेरी केव्स का बात करते हैं तो ये लगभग 100 रॉक कट केव्स लोकेटेड कहाँ पे है? संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में लोकेटेड है। हम आपको बताए थे कन्हेरी केव्स के बारे में अभी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? मेनली बुद्धा और बोधि स्तवा का है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बुद्धा और बोधि स्तवा का है। बोधि स्तवा किस सेक्ट से जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म के महायान सेक्ट से बोधि स्तवा जो है वो जुड़ा हुआ है। बोधि स्तवा का मतलब क्या होता है? बोधि स्तवा का मतलब होता है कि वैसे लोग जो बुद्धा तो बन गए हैं, बुद्धा बन गए हैं, लेकिन वो अपने आप को बुद्धा नहीं कहलाएं, वो पूरे सोसाइटी का, पूरे समाज का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे, पूरे समाज को वो साल्वेशन दिलवाना चाहते थे और इसीलिए उनको क्या बोला गया? उनको बोधि स्तवा बोला गया। ठीक है, चलिए तो कन्हेरी केव्स में वुमेन प्लेइंग तबला नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसका गलत है। कन्हेरी केव्स में क्या है? कन्हेरी केव्स में आपका एक और वहां पे मिला है विष्णु डिपिक्टेड एज त्रिविक्रमा। विष्णु को किस में दिखाया गया है? विष्णु को त्रिविक्रम के रूप में कहाँ पे? बराह केव में दिखाया गया है। वो कहाँ पे है? जो कि मामलापुरम तमिलनाडु में है। ये जो दिखाया गया है विष्णु डिपिक्टेड एज त्रिवेदी, कहाँ पे? मामलापुरम टेम्पल कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में, वहां पे ये दिखाया गया। भजा केव का ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और स्टोन कार्विंग वुमेन कहाँ पे है? स्टोन कार्विंग वुमेन जो है ये आपका भजा केव में है। स्टोन कार्विंग वुमेन ये कहाँ पे है? भजा केव। और भजा केव कहाँ पे है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। और ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी आपका बुद्धिज्म के हिनायन सेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? हिनायन सेक्ट से। अगला चितावंशाल केव, ये सही है। प्रिस्को केव पेंटिंग जो है ये कहाँ पे है? चितावंशाल केव। और ये कहाँ पे मिला है? पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये कहाँ पे है? पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। और ये लगभग ये जैन केव है, 2nd सेंचुरी बीसी से इसका डेट मिला है कि ये कब बना गया था। इसको 2nd सेंचुरी बीसी में बनाया गया था। ठीक है ना, ये आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 ओनली, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is the world's oldest bronze sculpture which poses in the Trivang posture and wears ornaments like amulets and bracelets? ये कौन सा इमेज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट स्कल्पचर है, सबसे ओल्डेस्ट पुराना कलाकृति है, जो कि क्या है आपका? वो ब्रोंज स्कल्पचर है, ब्रोंज है। और वो पोज क्या है? त्रिभंग पोस्चर है और ऑर्नामेंट्स बनी हुई है जैसे एमुलेट्स हुए, ब्रेसलेट्स हुए। तो ये कौन है? अगर इसमें से हम बात करते हैं तो कौन सा होगा इसका आंसर?
डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पन साइट में कहां पे? मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल मिला है। किस मेथड से बना हुआ है ये? लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड से, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे छोटा स्कल्पचर है। इसका कितना लंबाई है? 4 इंच, ठीक है, 4 इंच का है और ये है, ठीक है ना। तो ये कहां से? मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल जो है ये सबसे ओल्डेस्ट स्कल्पचर में से एक है। अगर मदर गॉडेस का बात करते हैं तो मदर गॉडेस बहुत सारे इंडस साइड से मिला है और एक किसी का बना हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ये किसी का बना हुआ मदर गॉडेस, ये मिट्टी का बना हुआ इमेज है जो कि मेनली मिला है। बियर्डेड प्रिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मोहनजोदड़ो और बहुत सारी जगह से मिला है। ये भी क्या इस चीज का बना हुआ है? ये स्टोन का बना हुआ है। बियर्डेड प्रिस्ट जो है वो किसी का बना हुआ है? स्टोन का। और मेल तोरसो जो है ये भी किसी का बना हुआ है? ये भी आपका स्टोन का बना हुआ है, खास करके किसका? रेड सैंड स्टोन का, ठीक है ना। किसका बना हुआ है? रेड सैंड स्टोन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Unlike ancient Indian architecture, Indo-Islamic architecture avoided the usage of human and animal figurines. While ancient Indian architecture used sculpture as means of decoration, the Indo-Islamic architecture used arabesque design and jalai works as the means of decoration. तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो देखिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो इंडिया में अरब इन्वेजन कब? 12th सेंचुरी में जब अरब इन्वेजन हुआ तो अरब इन्वेजन के बाद मेनली इंडो इस्लामिक स्कल्पचर का स्टार्ट हुआ। आर्किटेक्चर जो था, कलाकृति जो था, ये सब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मेनली मिडाइवल पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था। और जो अब जब ये लोग इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में लिविंग क्रिएचर सबका एज ए पेंटिंग यूज करना बैन था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लोग यूसेज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर को अवॉइड किए और, ठीक है ना, इंडो इस्लामिक जो था वो क्या? ह्यूमन एंड एनिमल फिगर का यूसेज को अवॉइड कर दिया क्योंकि उन लोग का इस्लाम में इसको अलाउड नहीं था। और इसी कारण लोग जब जो एंशिएंट में लोग क्या करते थे, ह्यूमन का, जैसे जब हम एंशिएंट कलाकृति देखते हैं तो जैनिज्म, बुद्धिज्म में सब कलाकृति जो था वो पिलर से सब में यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पे एनिमल और ये सब का बैन था तो ये लोग इस लोग डिजाइन में क्या यूज करते थे? ये डिजाइन में आर्बेस्को डिजाइन, जाली, ये सब का यूज करते थे। तो ये जो आंसर है वो करेक्ट है कि ये लोग यूज करते थे, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विथ रेफरेंस टू मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द मिडाइवल एरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से जो स्टेटमेंट जो है कौन सा? मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर हम मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का बात करते हैं तो मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो था वो कब से कब तक था? 1405 से 1569 तक। मेनली मुख्य रूप से ये 1405 से 1569 तक जो था वो आपका मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो था वो डेवलप हुआ था। कहाँ पे? खास करके मालवा प्लेटू के आसपास में। और इसके इंपॉर्टेंट सिटी का बात करते हैं तो कौन सा था मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का? धार एंड मांडू। मांडू और धार जो है वो मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सिटीज है। ये लोग स्टोन और मार्बल्स क्या यूज करते थे? स्टोन और मार्बल्स मुख्य रूप से ये यूज करते थे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स इन दिस बिल्डिंग्स वेयर द यूसेज ऑफ लार्ज विंडोज एंड गुड वेंटिलेशन। बिल्कुल सही है। मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का जो सबसे बड़ा जो फीचर्स था वो क्या था? ये लोग बहुत बड़ा बड़ा आर्क, पिलर्स ये सब यूज करते थे। स्पेसियस विंडोज होता था, ये सारा कुछ बहुत अच्छा, वेंटिलेशन ये सब बहुत अच्छा होता था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। मीनार्स आर वाइडली यूज्ड इन द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए मीनार्स जो था वो मेनली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक पार्ट था। मीनार्स मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में यूज नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लोकली अवेलेबल मटेरियल्स अगर हम बात करते हैं, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स वेयर वाइडली यूज्ड इन द बिल्डिंग। बिल्कुल, जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स था
वो यहाँ पे यूज होता था। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जब आर्किटेक्चर करते थे तो रिजर्वायर बनाते थे। एक इनका फीचर था क्या, रिजर्वायर, इसको क्या बोलते थे, रिजर्वायर को बॉलिज बोला जाता था, ध्यान रखिएगा, BEAULIS, बॉलिज। बॉलिज जो है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बॉलिज किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग अकबर्स reign, रेड सैंडस्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल वाज वाइडली यूज्ड इन द बिल्डिंग। अकबर के समय रेड सैंडस्टोन जो था वो बहुत ज्यादा यूज हुआ था, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अकबर के समय जो प्राइम मटेरियल जो यूज हुआ था वो कौन सा था, वो रेड सैंडस्टोन था, लाल बलुआ पत्थर। सबसे ज्यादा कौन सा यूज हुआ था, लाल बलुआ पत्थर का यूज सबसे ज्यादा अकबर के टाइम में हुआ था, ठीक है। शाहजहां वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस व्हाइट मार्बल एज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल इन द मुगल आर्किटेक्चर। नहीं, पहला वो शाहजहां नहीं था, कौन थी, जहांगीर की वाइफ नूरजहां, ठीक है ना। जहांगीर की वाइफ नूरजहां जो थी वो सबसे पहले अब किसके, अपने पिता के जो टॉम्ब बनाई थी, उसके पिता का नाम था इतमाद-उद-दौला। इतमाद-उद-दौला का जब वो टॉम्ब बनाई थी तो उस टॉम्ब में जो वो यूज की थी मटेरियल, वो सबसे पहले क्या यूज किया गया था, व्हाइट मार्बल्स। तो सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया, व्हाइट मार्बल्स, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा, ठीक है ना। इससे पहले अकबर के टाइम में क्या यूज होता था, रेड सैंडस्टोन, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया था, रेड सैंडस्टोन को रिप्लेस करके व्हाइट मार्बल्स यूज किए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जहांगीर गेव मोर प्रोमिनेंस टू पेंटिंग रेदर देन बिल्डिंग्स, दस हिज रीजन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट वाज स्लो डाउन। बिल्कुल सही है, जहांगीर जो था वो पेंटिंग पे ज्यादा फोकस्ड था और वो बहुत ही बेहतरीन पेंटर था और साथ ही साथ उसमें पेंटिंग का बहुत अच्छा समझ था। ऐसा बोला जाता है कि अगर बहुत सारा पेंटिंग का कलेक्शंस रखा हुआ है तो उस पेंटिंग के कलेक्शन में से एक एक पेंटिंग को देख के जहांगीर बता देता था कि किसका पेंटिंग वो किया हुआ है, उस पेंटिंग को किस पेंटर के द्वारा किया गया है। और जहांगीर के टाइम में पेंटिंग जो था वो अपने जेनिथ पे था, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के टाइम में पेंटिंग मुगल अंपायर में अपने जेनिथ पे था और वो खुद एक बहुत ही बेहतरीन पेंटर था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग बालकोनीज इन देयर स्ट्रक्चर। किसका कॉन्सेप्ट था, हैंगिंग बालकोनी उनके स्ट्रक्चर में। तो अगर हम हैंगिंग बालकोनी का बात करते हैं तो हैंगिंग बालकोनी जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था, जिसको कि क्या बोलते हैं, झरोखा। आप लोग सिंपल सा इसका वर्ड अगर यही यहाँ पे झरोखा लिख दिया जाता तो आप लोग और इसको आसानी से आंसर कर देते। क्या है ये, झरोखा। तो झरोखा किससे, कौन से पेंटिंग का है, कौन सा आर्किटेक्चर का है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये राजपूत स्टाइल है, ठीक है ना। राजपूत स्टाइल क्या है, झरोखा, जो कि झरोखा दर्शन सब जो होता था ये इनके द्वारा किया जाता था। राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ था मुगल स्टाइल से और ये थोड़ा बहुत इनका अपना यूनिक फीचर्स भी था, ठीक है ना। और ये इंडिजिनस फीचर्स भी दिखाए थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और जैसे कि ये अपना टेम्पल्स बनाते थे, उसमें किला होता था, टेम्पल होता था, बगीचा होता था, महल होता था, ये सारा कुछ। और इनका पैलेस बहुत ही बेहतरीन होता था, मिलिट्री पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए बनाते थे, और उसी में झरोखा दर्शन भी होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है आर्किटेक्चर और उसका लोकेशन, ठीक है ना, कहाँ पे क्या बनाया गया है। तो पहला देखते हैं रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ पे बनाया गया है, अगर हम रूमी दरवाजा का बात करते हैं तो ये आपका बनाया गया है लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहाँ पे है, लखनऊ में है, तो कुतुब कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, गलत आंसर हो गया। कुतुब कॉम्प्लेक्स कहाँ है, दिल्ली में। ये कहाँ पे बनाया गया रूमी दरवाजा, ये लखनऊ में बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा का नाम सुने होंगे आप लोग, छोटा इमाम बाड़ा का नाम सुने होंगे। तो बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा के बीच में रूमी दरवाजा है। किसके द्वारा बनाया गया था, ये असफउद्दौला, जो अवध का नवाब असफउद्दौला के द्वारा
1784 में इसको बनाया गया था। ध्यान रखिएगा 1784 में असफउद्दौला के द्वारा रूमी दरवाजा बनाया गया था। ठीक है ना। इसको तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है इसको? तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज तुर्किश गेट। ठीक है ना। और ये क्या है? ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर पार्ट में क्या है? अम्ब्रेला, छतरी की तरह इसका ऐसा बना हुआ है। और इसमें भी मेनली क्या यूज हुआ है? मुगल स्टाइल ऑफ मटेरियल जो है वो इसमें यूज हुआ है। ब्रिक्स कोटेड है लाइन में, और यहाँ पे बहुत सारा रूम जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो पहला गलत है। अब देखते हैं बुलंद दरवाजा। अगर हम बुलंद दरवाजे का बात करते हैं तो ये कौन बनवाया था? ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा 1575 में 1575 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में ये बनवाया गया था। गुजरात के ऊपर अपने विजय को कॉमेमोरेट करने के लिए, अपने विजय को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट गेटवे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और ये किससे? रेड सैंडस्टोन से मेनली बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों से। अकबर किससे बनवाता था? अकबर लाल बलुआ पत्थर यूज करता था। ठीक है ना। और इसको बहुत अच्छे से व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल से इसको डेकोरेट किया गया है। अगला अलई दरवाजा। अलई दरवाजा कहाँ है? ये आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। अलई दरवाजा कहाँ पे है? ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में। किस तरह बनवाया गया था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में बनवाया गया था। कब? 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। और ये आपका क्या है? साउदर्न गेटवे है, कुतुब अल इस्लाम मॉस्को जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, मेहरौली दिल्ली में, वहीं पे इसको बनवाया गया था। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी जो है वो सही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आईवीसी साइट और इसका प्रोमिनेंट फीचर्स। कौन सा साइट का क्या फीचर्स है ये हम लोग यहाँ पे है, और इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला राखी गढ़ी, लार्जेस्ट आईवीसी साइट, बिल्कुल सही है। अभी प्रेजेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा केंद्र जो है वो कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है ना। ये क्या है? ये राखी गढ़ी है, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोविंशियल कैपिटल भी बोला जाता है, कि ये किसी राज्य का राजधानी था। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा में डॉकयार्ड नहीं था। डॉकयार्ड कहाँ था? डॉकयार्ड आपका लोथल में था। ठीक है ना। डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है? डॉकयार्ड लोथल में मिला है, धोलावीरा में नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी कहाँ पे था? गुजरात में। धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। और इसको भी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। तो भी आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया। ठीक है। चलिए अगला चनहुद्रो। चनहुद्रो में कोई भी सिटाडेल नहीं मिला है, बिल्कुल सही है। चनहुद्रो में ये कहाँ पे? पाकिस्तान में लोकेटेड है। और यहाँ पे सिटाडेल का मतलब क्या है? कोई भी अपर टाउन नहीं मिला है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन दो का जो हर एक साइड था उसमें दो तरह का टाउन, दो तरह का होता था, अपर टाउन, लोअर टाउन। अपर टाउन को क्या बोलते थे? सिटाडेल, और लोअर टाउन होता था। लेकिन चनहुद्रो जो है, चनहुद्रो में आपको कोई भी सिटाडेल नहीं मिला है। ठीक है ना। यहाँ पे सिटाडेल नहीं मिला है। और यहाँ पे क्या था? आपका बीड मेकिंग फैक्ट्री था, यानी कि चनहुद्रो में मोतियों का माला बनाया जाता था। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको लंकशायर ऑफ आईवीसी बोला जाता है। आईवीसी का लंकशायर। ठीक है, लंकशायर कहाँ है? ब्रिटेन में एक जगह है जहाँ पे मोतियों का बहुत अच्छा, सेमी प्रीशियस मेटल्स का बहुत अच्छा लोग साइट्स है, तो इसको ये बोला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग 45, 90 एंड 180 डिग्री एंगल्स वेयर फाउंड। वो कौन सा इंडस वैली साइट्स है जहां पे मेजर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का सारा कुछ हमें मिला है। ठीक है, तो अगर हम इसका बात करते हैं तो वो कहाँ पे मिला है? वो हमें लोथल में मिला है। कहाँ मिला है? लोथल में हमें ऐसा मिला है कि वहां पे
ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री का सारा कुछ मापने सबका मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में लोकेटेड है और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। लोथल को क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। साथ ही साथ में लोथल में क्या था, लोथल में डॉकयार्ड भी था और लोथल क्या था, लोथल में भी सिटाडेल नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, लोथल में भी सिटाडेल नहीं मिला है। ठीक है, साथ ही साथ लोथल में और क्या मिला है आपको, लोथल में राइस हस्क मिला है। क्या मिला है लोथल में, लोथल में राइस हस्क, यानी कि वहां चावल का खेती होता था, ये भी मिला है। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम मोहनजोदड़ो का बात करते हैं तो ये राखी गढ़ी के खोज होने से पहले इंडस वैली का सबसे बड़ा साइट था, लेकिन अब ये सबसे बड़ा साइट नहीं रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट था। ये कहाँ पे, मोहनजोदड़ो कहाँ पे था, रिवर, इंडस रिवर के तट पे था। ठीक है ना, साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिली है, डांसिंग गर्ल मिली है ब्रॉन्ज की। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से आपको द ग्रेट बाथ का मिला है, द ग्रेट बाथ मिला है। ये सारा कुछ कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। बियर्डेड प्रिस्ट मिला है, पशुपति सील मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, ये सारा कुछ क्या, कहां से क्या मिला है, ये सारा कुछ हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्लास लेते हैं उसमें हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड अंडर द रूल ऑफ नायका रूलर्स ऑफ मदुरई। They built the largest gopurams in the temples of the South India. Brihadaswar temple of Thanjore was one of the finest example of नायका स्कूल। तो ये क्या है, नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहला, नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड अंडर द रूलर ऑफ नायका रूलर्स ऑफ मदुरई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नायका स्कूल आर्किटेक्चर जो था, नायका स्कूल, नायका विद्यालय, कला विद्यालय, वो आपको 16 से 18 सेंचुरी के बीच में फ्लोरिश हुआ था। कब से कब के बीच में, ये आपको 16 टू 18 सेंचुरी के बीच में फ्लोरिश हुआ था, मेनली खास करके नायका रूलर्स के अंडर में। इसको मदुरई स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नायका स्कूल को मदुरई स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये लगभग द्रविडियन स्कूल से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, ये द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से ये मिलता जुलता है। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ अब 16 से 18 सेंचुरी में हो रहा है, तो इस पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देखने को हमें मिला है। ठीक है ना, चलिए लार्जेस्ट गोपुरम ऑफ द टेम्पल, बिल्कुल ये गोपुरम जो था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा गोपुरम यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि आपका जो कि लार्जेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड है, जैसे कि आपका मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल का दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। गोपुरम का मतलब क्या होता है, गर्भगृह से पहले जो आपका रहता है पैसेज जाने के लिए, ये गोपुरम इसको बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा था और गोपुरम का निर्माण जो था वो नायका स्कूल के टाइम में अपने क्लाइमेक्स पे था। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजौर जो है ये नायका स्कूल का एग्जाम्पल नहीं है, ये किसका है, ये चोला स्कूल का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है चोला स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजौर जो है वो चोला आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्धा के अलग अलग मुद्राज जो था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो पहला देखते हैं अभय मुद्रा। अभय, जिसके पास नो भय, कोई फियर नहीं हो, फियरलेसनेस को इंडिकेट करता है। तो अभय मुद्रा का क्या हो जाएगा, फियरलेसनेस, डर नहीं, निर्भय, अभय। अभय मुद्रा का मतलब क्या है, निर्भय रहना। इसमें क्या होता है, राइट हैंड जो है वो इस तरह से रेज किया गया है अपने फेस के बाहर और फिंगर्स अपराइट हैं और ऐसे ज्वाइंट है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड जो है वो डाउनवर्ड्स है साइड ऑफ द बॉडी के आधार पर। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या होता है, ये किसका है, अर्थ को विटनेस तुथ। जैसे क्या हुआ था इसमें, इसके पीछे कहानी क्या है कि जब गौतम बुद्धा मेडिटेशन कर रहे थे तो जो इल्यूजन का देवता था, भ्रम का देवता मारू, तो उसको ऐसा था गौतम बुद्धा से उसको डर था, वो गौतम बुद्धा को डिस्टर्ब करने लगा, परेशान करने लगा।
तो उसी लिए गौतम बुद्ध जो थे वो पृथ्वी को कॉल किए थे, पृथ्वी को बोले थे कि आप आओ और सत्य को विटनेस करो, सत्य को जानो कि हम मारू के डिस्टर्ब करने से भी डिस्टर्ब नहीं हुए और हम अपनी तपस्या को कंप्लीट किए। इसको क्या बोला गया? भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है ना, अर्थ टू विटनेस ट्रुथ। अगला क्या है? वितर्क मुद्रा, वितर्क मुद्रा, और उसके बाद क्या है? वज्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क हम लोग करते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्कशन एंड टीचिंग एंड डिस्कशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, यानी कि इसमें आपको क्या दिखाएगा? इट्स रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन, ठीक है ना, इट्स क्या रिप्रेजेंट? वितर्क मुद्रा जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा किसको दिखाता है? वज्र मुद्रा जो है वो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज को शो करता है। गौतम बुद्ध का जो वज्र मुद्रा है ये क्या शो करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम विजडम, नॉलेज, नॉलेज का ही सब कुछ है, नॉलेज है तो सब कुछ है। इसको शो किस में होता है? आपका वज्र मुद्रा में, ठीक है। तो ये सारा मुद्रा है। अभय मुद्रा, निडर निर्भय, भूमि स्पर्श मुद्रा, अर्थ टू विटनेस, वितर्क मुद्रा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन, तर्क वितर्क। देखो ये सब आप नाम से ही आपका आंसर मिल जाएगा, आपको रखने की जरूरत नहीं है। वज्र, वज्र आप कठोर कब बनोगे? जब आप वज्र की तरह कठोर कब? जब आप में नॉलेज होगा, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अजंता केव, एलोरा केव, उदयगिरी केव, कहां कहां पे कौन सा केव है, ठीक है ना, कहां पे कौन सा केव है, हम उसके कुछ केव्स के बारे में भी आपको बता देंगे। जैसे अजंता केव, अगर हम किसके पैट्रोनेज में बनाया गया है, तो अगर आपको टाइमलाइन पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि किसके पैट्रोनेज में बना है। तो अगर हम अजंता केव का बात करते हैं तो ये पैट्रोनेज कब से कब के बीच में बना है? 200 ईसा पूर्व से 650 एडी के बीच में, 200 ईसा पूर्व से 650 एडी के बीच में ये बना है। और ये बहुत सारे मतलब कि, लेकिन खास करके अजंता केव जो है वो बकाटक के पैट्रोनेज में बना है, ठीक है ना। अजंता केव जो है वो खास करके बकाटक के पैट्रोनेज में बना है। और इसमें कितने केव्स हैं? 29 केव हैं। कितने हैं अजंता केव्स में? अजंता में 29 केव्स हैं, 29, जिसमें से 25 विहाराज हैं। विहाराज का मतलब क्या होता है? जहां बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को हम क्या बोलते हैं? बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को विहाराज बोलते हैं। यहाँ पे 25 विहाराज हैं और 4 चैत्याज हैं। चैत्याज किसको बोला जाता है? वर्शिप प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट लोग जहां पे प्रेयर करते हैं, खास करके प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल को क्या बोला जाता है? प्रेयर हॉल को चैत्याज बोला जाता है, ठीक है ना। तो 4 चैत्या और 25 विहारा है। और ये में मेनली किस पे है? ये हिनायन और महायान दोनों फेज को, यहाँ पे जिसमें से 5 जो है वो हिनायन के लिए है और 24 जो है वो महायान के लिए है। अगला एलोरा केव, अगर हम एलोरा केव का बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। और यहाँ पे तीनों धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों धर्म का यहाँ पे है। जैसे इसमें टोटल कितने केव्स हैं? अगर एलोरा का बात करते हैं हम तो एलोरा में टोटल कितने केव्स हैं? 34, ठीक है ना, टोटल 34 केव्स हैं, ठीक है ना। इसमें से 17 हिंदुइज्म या ब्राह्मणिकल का है, ठीक है, 17 ब्राह्मणिकल का है, 12 जो है वो बुद्धिस्ट का है, 12 बुद्धिस्ट का है, और जो बचा 17, 12 और जितने जो 5 जो रिमेनिंग जो बचे वो आपको किसके हैं? जैन्स के हैं, ठीक है ना। 17 हिंदुइज्म ब्राह्मणिकल का है, 12 जो है वो आपका बुद्धिस्ट का है और 5 जो है वो किसका है? ये आपका जैन का है, ठीक है। ये कहाँ पे मेनली गिल्ड्स जो थे विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु से उनके द्वारा बनाया गया था। अगर हम पैट्रोनेज का बात करते हैं तो ये राष्ट्रकूटाज के पैट्रोनेज में बना है। एलोरा केव से मेनली किसके पैट्रोनेज में बना है? राष्ट्रकूटाज के पैट्रोनेज में और यादवास के पैट्रोनेज में। राष्ट्रकूटाज और यादवास के पैट्रोनेज बना है, यानी कि बकाटक इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स कहाँ है? ये आपका विदिशा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश विदिशा में कितने? यहाँ पे 20 रॉक कट केव्स हैं। कितने रॉक कट केव्स हैं? 20 रॉक कट केव्स हैं, ठीक है ना।
और ये किसके पैट्रोनेज में मेनली बना है, ये गुप्ता डायनेस्टी के पैट्रोनेज में बना है। किसके पैट्रोनेज में, गुप्ता डायनेस्टी के पैट्रोनेज में इसको बनाया गया है उदयगिरी केव्स को। तो यानी कि पहला सही है और तीसरा सही है, तो 2 स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। और ये हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है, खास करके आपका यहीं पे आपका बराह या बोर इंकारनेशन, बराह अवतार जो आपका जो भगवान विष्णु का है वो आपका उदयगिरी केव्स में है। ये आपको शिव, नरसिंह, नारायण, स्कंद, इन सब को डेडिकेटेड यहाँ पे सारा कुछ बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द shafts of Archimedean pillars were monolithic, the shafts of Ashokan pillar were made of various substances cemented together। ये देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो दोनों अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। शाफ्ट ऑफ अशोकन पिलर अगर हम बात करते हैं तो अशोकन पिलर का शाफ्ट जो था वो क्या होता था, वो मोनोलिथिक होता था। अशोकन पिलर का शाफ्ट जो है वो मोनोलिथिक होता था और आर्कमेनियन पिलर्स का जो शाफ्ट होता था वो बहुत सारे पीसेस का बना होता था। यहाँ पे क्या है, आर्कमेनियन का जो होता था पिलर्स वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीसेज में वो बना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया है, ये दोनों को एक दूसरे के अपोजिट कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नाइदर वन नॉट टू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फेमस हिस्टोरिकल टाउन्स हैं और रिवर है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो सांची, अगर हम सांची का बात करते हैं तो सांची कहाँ पे है, रायसीना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। और ये क्या है, ये फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये कहाँ पे है, ये आपका बेतवा रिवर के किनारे है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, सांची कहाँ पे है, बेतवा रिवर के किनारे है, ठीक है ना। चलिए ये मेनली यहाँ पे क्या है, सांची स्तूप जो है मेनली किसके द्वारा, अशोक के द्वारा 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं पटाडिकाल। पटाडिकाल जो है वो कहाँ पे है, पटाडिकाल आपका तुंगभद्रा रिवर के किनारे नहीं है, ये कहाँ किसके किनारे है, मालप्रभा रिवर के किनारे। ये कहाँ पे है, ये है मालप्रभा रिवर के किनारे, ठीक है ना, पटाडिकाल। और यहाँ पे कौन से स्टाइल में टेम्पल बनाया गया है, यहाँ पे आपका बेसरा स्टाइल में टेम्पल बना हुआ है। किस स्टाइल में, बेसरा स्टाइल में टेम्पल बना हुआ है। यहाँ पे मेनली किसके द्वारा, चालुक्याज के द्वारा टेम्पल बनाया गया है, चालुक्याज स्टाइल ऑफ टेम्पल है। और ये क्या है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। यहाँ का जैसे फेमस टेम्पल क्या है, विरूपाक्ष टेम्पल, और जो कि ये और एक जैन टेम्पल भी यहाँ पे। अगला अगर हम बात करते हैं ऐहोल का, तो ऐहोल का एंशिएंट नाम क्या है, आर्यपुरा, ध्यान रखेगा। ऐहोल का एंशिएंट नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, आर्यपुरा। और ये कहाँ पे, ये मालप्रभा रिवर के किनारे है, कहाँ पे, कर्नाटका में। और यहाँ पे भी बेसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया, किस स्टाइल में, बेसरा स्कूल स्टाइल में टेम्पल जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। और ये आपका चालुक्याज ऑफ बादामी के द्वारा ही बनाया गया है। चलिए अगला कांचीपुरम। अगर हम कांचीपुरम का बात करते हैं तो ये भी किस रिवर के किनारे बना गया है, बेगावथी। इसका भी सही है, बेगावथी रिवर के किनारे कांचीपुरम जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। और कांचीपुरम जो है एंशिएंट शहर है, जिस जो कि बहुत जैसे कि आपका चोलाज, पल्लवाज, विजयनगर, ये सब का वो कैपिटल के रूप में सर्व किया है। यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर एंशिएंट टाइम से हैं। और यहाँ पे जैन बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग भी था, ठीक है ना। और यहीं पे आपके जो ग्रेट हिंदू फिलोसफर रामानुजाचार्य जो है 11वीं सेंचुरी में, वो यहीं पे पढ़ाई किए थे। और यहाँ पे 108 शैव और 18 वैष्णव टेम्पल है। कांचीपुरम में 108 शैव और 18 वैष्णव टेम्पल है। तो यहाँ पे 3 जो है, 3 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन, रिवर बेतवा सांची, पटाडिकाल कौन सा है, मालप्रभा के किनारे है, ऐहोल मालप्रभा, और कांचीपुरम बेगावथी रिवर के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द फॉलोइंग, मंडप, गर्भगृह, गोपुरम, विमान। एज वी एंटर एनी द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर
तो अगर हम किसी द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, किसी द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, अगर आप कभी साउथ में गए हो, खास करके तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, तो आप ये देखोगे। तो अगर आप जाते हो तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या कैसे मिलता है, सबसे पहले क्या मिलेगा, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको गोपुरम मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले गोपुरम, उसके बाद क्या मिलेगा, मंडप, उसके बाद गर्भगृह, और उसके बाद विमान, ठीक है ना। अगर हम गोपुरम का बात करते हैं, गोपुरम किसको बोलते हैं, मेन एंट्रेंस गेटवे का, जो कि सेंटर ऑफ द फ्रंट वॉल रहता है। मंडप क्या है, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल है, पोर्टिको और हॉल है, जो कि गोपुरम से गर्भगृह को कनेक्ट करता है। मंडप क्या है, गोपुरम से गर्भगृह को कनेक्ट करता है, और यहीं से हम लोग कहाँ जाते हैं, गर्भगृह की तरफ जाते हैं। गर्भगृह यानी कि सैंक्टम सैंक्टोरियम। विमान क्या है, ये गर्भगृह के ऊपर जो पिलर वो जो बना होता है उसी को विमान बोला जाता है, ठीक है ना। ये होता है, यहाँ पे क्या होता है मंदिर में, और साउथ इंडियन में क्या बोले द्रविडियन स्टाइल में, तो हाई बाउंड्री वॉल्स होता है, वाटर टैंक्स होता है, ये सब इस टेम्पल में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग: दिलवारा टेम्पल, पलिटना टेम्पल, चितावंसाल केव्स। हाउ मेनी ऑफ द प्लेसेस गिवन एवर आर सेलिब्रेटेड जैन पिलग्रिमेज साइट्स। इनमें से कौन कौन सा जगह जो है तीनों में से जैन पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम दिलवारा टेम्पल का बात करते हैं, ठीक है ना, तो दिलवारा टेम्पल कैसे रिलेटेड है, ये भी एक जैन पिलग्रिमेज साइट है। दिलवारा टेम्पल क्या है, जैन पिलग्रिमेज साइट है। कहाँ पे है ये माउंट आबू अरावली रेंज राजस्थान में है। माउंट आबू में राजस्थान में दिलवारा टेम्पल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये 5 मार्बल्स के बने हुए टेम्पल्स हैं, जोड़ के बना गया है। और इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, विमल वसही टेम्पल। विमल वसही जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। और भी टेम्पल कौन सा है, लूना वसही, पिटलहार, पार्श्वनाथ और महाविहार। इस तरह से 5 टेम्पल है जो कि 13वीं से 17वीं सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। पलिटना टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, होली प्लेसेज फॉर जैन्स। ये भी जैन्स के लिए क्या है, होली प्लेसेज है, पवित्र जगह है, ठीक है ना। किस खास करके इसके लिए, श्वेतांबर के लिए। 2 तरह के सेक्ट होते हैं जैन में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के लिए ये बहुत ही पवित्र है। कहाँ पे है ये, शत्रुंजय हिल, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ये यहाँ पे लगभग 800 से ज्यादा मंदिर मार्बल का बना हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पलिटना में 800 से ज्यादा मंदिर जो है वो मार्बल का बना हुआ है। और मेन टेम्पल जो है वो ऋषभनाथ को डेडिकेटेड है, यानी कि जैन के जो पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे उनको डेडिकेटेड मेन टेम्पल जो है वो यहाँ का बना हुआ है, ठीक है ना। और भी टेम्पल यहाँ पे है, जैसे आदिनाथ, कुमारपाल, विमाल शाह, ये सब यहाँ पे टेम्पल्स हैं। चलिए, तो ये आपका है। अगला अगर हम बात करते हैं चितावंसाल का, तो ये कहाँ पे है, ये आपका पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है चितावंसाल। और ये इट इज ए ग्रुप ऑफ जैन केव टेम्पल। ये भी जैन केव टेम्पल का ग्रुप है। कब से कब तक, 2nd सेंचुरी बेसिक के राउंड में बनाया गया इसको। और यहाँ पे मेनली जैन लोग जो होते थे अपना ब्रह्मचर्य जिंदगी जीने, संन्यास जिंदगी जीने यहीं पे आते थे। जैसे यहाँ पे आपका सीतावंसाल कॉम्प्लेक्स जो है वो इसी के आसपास में यहाँ पे बना हुआ है। तो ये ऑल 3 तीनों जो है ये क्या है, जैन सेंटर्स है। तीनों क्या है, तीनों के तीनों जैन सेंटर्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, तुगलक डायनेस्टी वाज कंसिडर्ड एज द क्राइसिस पीरियड फॉर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। स्टेटमेंट 2, their region was marked by constant chaos across empire and repeated experiments by the rulers, thus very minimal efforts were taken regarding the architectural development. Which of the following statement is correct? तो देखिए, तुगलक, अगर हम तुगलक डायनेस्टी का बात करते हैं तो तुगलक वंश कब से कब तक था, 1320 से 1413 तक। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, ये सब इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, ठीक है। और ये 3rd डायनेस्टी था जो कि दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था। ये 3रा डायनेस्टी था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया।
खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आएगा और सैयद वंश के बाद लोधी वंश आएगा। तो ये तुगलक वंश जो था वो सबसे ज्यादा दिनों तक लगभग यहाँ पे रूल किए थे। और ठीक है ना, इनके जो नोटेबल हुए थे कौन से, एमबीटी और एफेस्ट, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये लोग बहुत सारा रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारा चेंजेस किए थे, लेकिन क्या था, ये क्राइसिस पीरियड था आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पे ज्यादा आर्किटेक्चर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा चॉस क्रिएट किए थे और इनको उनसे बहुत ज्यादा इनका युद्ध होते रहता था। ठीक है ना, तो इसका क्या है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन जो था वो इंपॉर्टेंट था आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और पोट्री के लिए। ठीक है ना, जो कि बेस इंपॉर्टेंट में आपको लगभग बहुत कुछ इससे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है वो हम लोग देखेंगे एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। जो आपका शिलालेख है, लेख है, एडिक्ट्स है, जैसे आपका रॉक एडिक्ट्स हो गया, पिलर्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में हम लोग एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस जो है इसको हम लोग देखेंगे और आगे सिलेबस बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, आज के लिए इतना ही।